चपाड़ी, दिस इज योर टीचर शुभम पाठक। वेलकम टू माय चैनल शुभम पाठक, जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ आपको क्लास 10 की सोशल साइंस और साथ में साइंस। आज मैं लेके आई हूँ केमिस्ट्री का एक लेक्चर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये तुम्हारी क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर वैसे देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है इसमें। लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री में तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम 10th लेवल पे हो, चाहे तुम 11th पे हो, 12th पे हो या मास्टर्स लेवल पे क्यों नहीं हो, तुम्हें केमिकल रिएक्शंस तो आएंगी ही आएंगी, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल चेंजेस, राइट, केमिकल प्रोसेसेस। तो जब तक उसके बेसिक्स तुम इस चैप्टर में क्लियर नहीं कर देते ना, तब तक तुम्हें बाकी चैप्टर्स में बहुत दिक्कतें आने वाली। तो ये चैप्टर काफी सिंपल है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, पता कैसे चलता है भाई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, राइट, सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके साइंस क्या होते हैं। दूसरा पार्ट है जहां हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट है। क्यों? क्योंकि हर साल साइंस के एग्जाम में कोई भी सेट उठा लो, सेट ए बी सी व्हाटएवर सेट ऑफ पेपर यू हैव गॉटन इन बोर्ड एग्जाम, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आती ही आती है और बच्चों को साल के एंड तक भी समझ नहीं आती है, ठीक है। तो दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें तुम अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उनके एग्जांपल्स करने। अब एग्जांपल्स पेपर में मोस्टली 99.99% ऑफ द टाइम्स कहां से आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। तो एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स आज हम इस क्लास में अच्छे से समझेंगे, राइट। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जिसमें हम पढ़ते हैं कोरोजन और हम पढ़ते हैं रैंसिडिटी। तो इनमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्टली 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से केमिकल रिएक्शन बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू कि इसकी फ्री पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तुम्हें, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है सोशली शुभम। सबसे सही तरीका है कि डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पे क्लिक कर दो, वहां पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है बच्चा, और वहां से तुम पहुंच जाओगे सोशली शुभम में। सोशली शुभम को जैसे ही तुम उसके मेंबर बन जाओगे, तुम्हें उसका एक मीडिया सेक्शन मिलेगा, वहां पे तुम्हें बहुत सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग दिस वन। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम अकाउंट। यहाँ पे हम हर ट्यूसडे किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस भी करते हैं, पोल क्वेश्चंस भी करते हैं, तो बहुत मजा आता है। यू शुड ज्वाइन इट। सिर्फ पढ़ाई 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 और मस्ती वाली पढ़ाई होती है, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? साइंस में केमिकल रिएक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है किसी केमिकल रिएक्शन की, वो ये होती है कि ऐसा कोई भी प्रोसेस, चाहे वो नेचर में खुद से हो रहा है भाई, जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, या फिर ह्यूमन बींग्स कैरी आउट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन, डजंट मैटर, पर ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है रिएक्टेंट्स के मिलने की वजह से, उसे तुम बोलते हो केमिकल प्रोसेस। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोजन गैस ली तुमने और साथ में ले ली ऑक्सीजन गैस, दोनों क्या है? गैसेस हैं। इनको जब तुम रिएक्ट कराते हो तो तुम्हें मिलता है H2O। क्या मिलता है बच्चा? H2O, राइट। यहाँ पे बैलेंस कर दी, बैलेंसिंग हम आगे सीखेंगे, तो डोंट यू वरी। ये क्या है? एक टिपिकल केमिकल रिएक्शन है। एक टिपिकल केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं बच्चा, और राइट हैंड साइड वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट वाली साइड पे हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड से कम ही चीजें होंगी। यहाँ पे चीजें ज्यादा हो सकती हैं, यहाँ पे चीजें कम हो सकती हैं। सो डू नॉट थिंक कि एक टिपिकल केमिकल रिएक्शन ऐसी दिखती है तो सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी ही दिखती हैं। बट ये बात याद रखना कि लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजों को हम रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं और राइट हैंड साइड वाली चीजों को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं। अच्छा, अभी जो मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई केमिकल रिएक्शन की, उसमें मैंने बोला एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। क्या इसका मतलब ये है कि जब केमिकल प्रोसेस होता है तो नए एटम्स ऐड होते हैं, नए एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं अपने आप? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि रिएक्टेंट साइड पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। रिएक्टेंट साइड पे जो चीजें होती हैं उनके एटम्स का, ध्यान से सुनना, उनके एटम्स का सिर्फ कन्फिगरेशन चेंज होता है, सिर्फ कन्फिगरेशन चेंज होता है, राइट। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल अगर तुम उठा रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, हाइड्रोजन दिख रहा है
ऑक्सीजन दिख रहा है। यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड पे तुम्हें क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन एलिमेंट दिख रहा है, ऑक्सीजन गैस है तो तुम्हें ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट भी दिख रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वाटर के मॉलिक्यूल में सल्फर नाइट्रोजन कहीं से उड़ के आ गया, नहीं भैया, जो रिएक्टेंट साइड पे होगा उन्हीं में एटम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके हमें क्या मिल जाएगा, एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। और जब ये चीज होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन को कई जगह केमिकल चेंज भी बोला हुआ है, तो कोई उसमें डिफरेंस की बात नहीं है बच्चा, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। अब नाउ बिफोर वी प्रोसीड एंड बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट केमिकल चेंज इन डिटेल, वी नीड टू डिस्टिंग्विश इट विद फिजिकल चेंज, कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली तुम्हें फिजिकल चेंज नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन हर साल फिजिकल चेंज, मतलब ऐसा है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उसमें ना कुछ 4-5 चीजें लिखी हुई होती है और उसमें से तुम्हें पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है। तो जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा कि भैया फिजिकल फीचर्स क्या है, मतलब फिजिकल चेंज के फीचर्स क्या है और केमिकल चेंज के फीचर्स क्या है, तब तक तुम नहीं पता लगा पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे एक आधा चीज पे, राइट। तो जल्दी से हम एक बार कवर कर लेते हैं। पहला है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैटर चेंज तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैटर के अंदर के एटम्स यानी कि रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो उनका कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने कटोरी ली, कटोरी में तुमने मैंगो बाइट भी डाल दी, एल्पेनलीबे भी डाल दी, हाजमोला भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, बहुत सारी चीजें तुमने एक कटोरी में डाल दी, राइट, कटोरी में, और एक चम्मच से उसे मिक्स कर दिया, कैंडीज को मिक्स कर दिया। तो क्या ऐसा हुआ कि जब तुमने थोड़ी देर बाद देखा तो उसमें कैंडीज अलग थी? नहीं, बस ये कि वो मिक्सचर बन गया कैंडीज का, है ना, वो मिक्सचर बन गया कैंडीज का, पर उसमें कैंडीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो तो अभी भी सेम थी, कोई भी एटम इधर उधर से जाके कहीं और जाके नहीं जुड़ा था, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई थी, केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम थी। सो दिस इज द काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। ऑन द अदर हैंड, अभी हमने जो एक एग्जांपल देखा जिसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बनाया, वाटर बनाया, राइट। बैलेंस नहीं है, पहले बता दिया था बैलेंसिंग, बट एनीवे केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज होती है, राइट। फिजिकल चीजें तो चेंज हो ही रही है, जैसे ये क्या थी, गैस थी, ये क्या था, गैस था। वाटर क्या होता है, आपको पता है वाटर होता है लिक्विड, राइट। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट तो चेंज हुआ ही, लेकिन साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी तो चेंज हो गई भाई। यहां से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से एक एटम निकल के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ लग के वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, तो मतलब कि एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, वो फिजिकल चेंज में नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, यूजुअली रिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल भैया आपने बर्फ ली, फ्रिज में से बर्फ निकाली, उसे बाहर छोड़ दिया, क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, बर्फ का साइज छोटा हो जाएगा, क्योंकि बर्फ विल स्टार्ट मेल्टिंग, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होती जाएगी, और थोड़ी देर बाद आओगे वो पूरी की पूरी पानी बन गई होगी, दिखाई भी नहीं देगी, राइट। क्या हुआ, वहां पे बर्फ धीरे 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 मेल्ट हो गई, लेकिन अभी जो बर्फ मेल्ट होके जो उसने पानी बनाया था, अगर मैं उसे फिर से फ्रिज में रख दूं, फिर से वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली बच्चा रिवर्सिबल, उनको आप फिर से उनकी स्टेट चेंज कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड 99.99% ऑफ केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, वो दोबारा से दूसरी डायरेक्शन में, मतलब अगर इस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में नहीं आ सकती, दे आर नॉट रिवर्सिबल। ऑन द अदर हैंड फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वहां पे मैटर, अभी हमने पढ़ा कि मैटर चेंज होता है, मैटर चेंज कैसे होता है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि मैटर का साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी। भाई कैंडल मेल्ट कर रही है, कैंडल मेल्ट कर रही है तो उसका साइज भी धीरे धीरे छोटा हो रहा है, धीरे धीरे स्टेट भी चेंज हो रहा है, धीरे धीरे वो मोल्टन फॉर्म में जा रही है, राइट। व्हाट इज इट, इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, राइट। बट ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चा, केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होती है, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। यानी कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, गैस से बन गया लिक्विड, और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, वाटर मॉलिक्यूल बना है, वो आप वाटर मॉलिक्यूल को ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बोल सकते, वो वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में जिसमें कि 2 गैसेस थी, तो फिजिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हुआ है और आपका केमिकल कॉम्पोजिशन भी। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, बस मैटर की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज में, केमिकल प्रोसेस में नया सब्सटेंस बनता है। दिस इज द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ऑफ अ केमिकल चेंज फ्रॉम अ फिजिकल चेंज। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू शो यू अ स्लाइड जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं फिजिकल चेंज के,
क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है दैट देयर वुड बी 4-5 ऑप्शंस और उसमें से आपको पता लगाना है कि केमिकल चेंज कौन सा है, राइट? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दे आर नॉट इनफ। आप जैसे जैसे चैप्टर और पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप और इसके सवाल लगाते जाओगे, राइट, हाफ ईयरली दोगे, प्री बोर्ड दोगे, तो आपको और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट मैंने यहाँ पे फिर भी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आपको बता दिए। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास अगर टूट गया तो उसका वो चकनाचूर तो हो गया, शेप तो उसकी चेंज हो गई, राइट, लेकिन क्या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गई? पहले भी ग्लास ही था, अभी भी ग्लास ही है, सो इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। सिमिलरली मिक्सिंग कैंडीज, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, एक कटोरी में आपने बहुत सारी टॉफीज एक साथ डाली हुई है, तो इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ टॉफीज, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर फाड़ दोगे, पेपर को अगर फोल्ड कर दोगे, तो भी वो इवेंचुअली क्या रहेगा? पेपर ही रहेगा, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा। मेल्टिंग ऑफ आइस, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है बस। भैया पहले सॉलिड थी, अब लिक्विड हो गई है, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। सिमिलरली ब्रेकिंग एन एग, अंडे को फोड़ दिया तो अंडे का सामान बाहर आ गया, अंडे का योक जो है बाहर आ गया, पर वो योक अंदर रहे या बाहर रहे, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। देन बॉइलिंग वाटर, पानी को अगर आपने बॉइल कर दिया तो क्या हो गया भाई? पानी को बॉइल कर दिया, स्टीम बन गई, लेकिन पहले वो क्या था? लिक्विड स्टेट में था, अब वो गैसियस स्टेट में, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, देयर इज नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। ड्राई आई सब्लिमेशन, सिमिलरली कटिंग ऑफ दी हेयर, बाल काट दो, बाल उग जाए, है तो इवेंचुअली बाल ही। चॉपिंग ऑफ द वुड, अगर आप छोटे छोटे टुकड़े कर दो लकड़ी के, इवेंचुअली फिर भी वो क्या रहेगी? लकड़ी रहेगी। ऑन दी अदर हैंड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल आयरन रस्टिंग, आपने देखा होगा कि बारिशों के दिनों में जो हमारी आयरन की ग्रिल्स होती है या आयरन के दरवाजे होते हैं, अगर कहीं से उनका पेंट उतर जाता है तो अंदर का जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो उसमें लग जाता है जंक, और उस जंक को बोला जाता है रस्ट। तो जो रस्ट की केमिकल कॉम्पोजिशन होती है ना बच्चा, वो आयरन मेटल की या आयरन एलिमेंट की केमिकल कॉम्पोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो जो रस्ट है दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड, तो इट इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। देन वी हैव बर्निंग ऑफ द वुड, जब हम वुड को बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ हो रही होती है बर्निंग, इसको आप ऑक्सीडेशन बोलो, कंबशन बोलो, एक ही बात है, राइट? सो अब रिएक्शन हो रही है वुड की, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, अब नई चीज बन रही है, तो इट इज अ केमिकल चेंज। सिमिलरली मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस होते हैं, दोज आर व्हाट? केमिकल प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस का बच्चा मतलब ही यही होता है, बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को तुम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, राइट? कुकिंग एन एग, अभी अंडा तुमने सिर्फ फोड़ा था तो उसके कंपोनेंट का शेप चेंज हुआ था, लेकिन अगर अंडे को तुमने कुछ जलाया वलाया, कुछ खाना बनाया, तो तुमने उसे हीट प्रोवाइड किया। अब जब तुमने हीट प्रोवाइड किया तो हो सकता है कि अंडे के अंदर की जो कॉम्पोजिशन थी उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक करे, बॉन्ड ब्रेक करे, और वो एटम्स का कन्फिगरेशन चेंज हो और कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, राइट? सो इट कैन बी अ केमिकल रिएक्शन। देन वी हैव बेकिंग अ केक, केक को जब बेक करते हैं तो उसमें तो सॉल्ट डलता ही है, एसिड बेसिस सॉल्ट में तुम पढ़ोगे, कई सारी चीजों को हम एक मिक्सचर बना के और बेकिंग सोडा वगैरह डाल के ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं, राइट? तो मिक्सचर्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है और केक की जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। देन वी हैव इलेक्ट्रोप्लेटिंग, rotting banana, vinegar and baking soda mixture, fireworks, chemical battery, all of these are few examples of chemical reactions. Some are natural, some are carried out by human beings. लेकिन ये सारे केमिकल रिएक्शन दुनिया में, चाहे नेचुरल केमिकल रिएक्शन बोलो या फिर ह्यूमन मेड केमिकल रिएक्शंस बोलो, सब कोई ना कोई सिम्टम दिखाते हैं। तो यूजुअली कोई भी केमिकल रिएक्शन ये 5 सिम्टम दिखाती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है बच्चा कि ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको हर केमिकल रिएक्शन में दिखेंगे, किसी में इसमें से एक होगा, किसी में इसमें से 2 होंगे, राइट? तो इस तरीके से मतलब ये मत सोचना कि हर केमिकल रिएक्शन दुनिया की सारे फीचर्स दिखाती है, नॉट ऑल द फीचर्स आर शो। नंबर 1, चेंज इन द स्टेट। अब बोलोगे मैम ये तो फिजिकल में भी होता है, वेरी नाइस, गुड पॉइंट। फिजिकल चेंजेस में भी स्टेट तो चेंज होता है, लेकिन केमिकल में भी फिजिकल मतलब केमिकल प्रोसेस में भी स्टेट चेंज होता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, रिएक्शन हुई, क्या बन गया? वाटर बन गया। गैस थी, 2 गैसेस ने मिला के क्या बना दिया? एक लिक्विड बना दिया, तो क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गया, राइट? दिस वाज अ गैस, दिस वाज अ गैस एंड वी गॉट लिक्विड। देन चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में जब हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे होते हैं ना, तो या तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है या तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है, यानी कि या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है भाई या तो हीट एमिट हो रही है, राइट? सो इसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होती हैं जिन्हें रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है,
ऑन द अदर हैंड कुछ रिएक्शंस होती हैं जो जब कैरी आउट होती हैं तो वो हीट एमिट करती हैं। जो हीट एमिट करती हैं उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जिन्हें हीट की जरूरत होती है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। सिर्फ अभी बता रही हूं क्योंकि आगे डिटेल में ऑलरेडी है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चा आपका ये वाला, ये है आपका क्विकलाइम। क्या बोलते हैं इसे? क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी मिलाते हैं तो हमें मिलता है स्लेक्ड लाइम। क्या मिलता है? स्लेक्ड लाइम। ये याद कर लेना, पूरा साल बच्चों को क्विकलाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन में कंफ्यूजन होती है। और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट। नेक्स्ट टाइम आपके घर के आसपास कोई घर बन रहा हो या आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही हो और पुताई का काम चल रहा हो, चूने वूने का काम चल रहा हो, तो ये रिएक्शन जब हो रही हो ना तो जाके तसला वसला छू के देखना। जिसमें रिएक्शन करते हैं ना, जब ये घोल बना रहे होते हैं ना कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, तो वो जो बर्तन है ना जिसमें वो घोल बना रहे होते हैं वो बहुत गर्म हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जब इसकी फॉर्मेशन होती है ना, जब स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन होती है तब बहुत सारी हीट निकलती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई नहीं था रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट बनते ही क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया, राइट। थर्ड पॉइंट, चेंज इन द कलर। कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो जो नया प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का कलर भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन अगर तुम लोगे और उसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहां पे हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो तुम आगे पढ़ोगे। यहां क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा, राइट, फेरस सल्फेट बन जाएगा। अब ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है बच्चा, लाइट ग्रीन कलर का होता है, पर कॉपर सल्फेट तुम्हारा ब्लू कलर का होता है। तो रिएक्शन मिक्सचर पहले ब्लू कलर का दिख रहा था बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टेंट। अब वही रिएक्शन मिक्सचर तुम्हें जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो लाइट ग्रीन कलर का लगने लग जाएगा, और ये जो कॉपर है यहाँ पे ब्राउन कलर का अलग निकल जाएगा, राइट। नेक्स्ट एक और चीज है जिससे केमिकल रिएक्शन के होने का पता चलता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चा? कभी कभी रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि उस रिएक्शन के सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। तो वो रिएक्शन मिक्सचर में नीचे जाके सेटल हो जाता है, उसे तुम बोलते हो प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हो? प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4, सोडियम सल्फेट अगर तुमने लिया और उसे बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो तुम्हें मिलेगा बेरियम सल्फेट और तुम्हें मिलेगा NaCl, कॉमन सॉल्ट। लेकिन ये जो बेरियम सल्फेट है ये व्हाइट कलर के पीपीटी की तरह, व्हाइट कलर के पीपीटी की तरह रिएक्शन मिक्सचर में तुम्हारी टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो दिस वुड बी टर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट एंड thus इट इज अ केमिकल रिएक्शन। लास्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सिंपल सा, जिंक लिया तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक चलो छोड़ो, H2SO4 के साथ तुमने रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी वैसे। जिंक लिया तुमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिला तुम्हें? ZnSO4, जिंक सल्फेट मिला, साथ में तुम्हारी क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। जब हम गैस नोट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो उसे अपवर्ड एरो से डिनोट करते हैं, और जब हम प्रेसिपिटेट कहीं पे निकलता है तो उसे डाउनवर्ड एरो के साथ, क्योंकि प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है और गैस जो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, राइट, बबल्स फॉर्म करती है। सो वी डिनोट इट लाइक दिस। सो दीज आर सम ऑफ द आइडेंटिफिएबल पॉइंट जिनसे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई। अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुम्हें मुझे बतानी है कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन होती भी है कि नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो कमेंट्स में वो बताना, ठीक है। पहला होमवर्क क्वेश्चन है कि तुम्हें बतानी है कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जो है तो केमिकल रिएक्शन, साइंस उसे केमिकल चेंज मानती है, लेकिन उसमें ये पांचों की पांचों चीजें नहीं देखने को मिलती। ठीक है, बताओगे, सर्च करोगे, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट, अब केमिकल रिएक्शन को लिखने के दो सिंपल तरीके। सबसे पहला तरीका है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, तुम केमिकल रिएक्शंस के फॉर्मूले, रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के केमिकल फॉर्मूलों को यूज नहीं करते हो, तुम रिएक्शन को सीधे वर्ड में लिखते हो। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से हमें क्या मिल रहा था? वाटर मिल रहा था। तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे बच्चा? हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट्स के बीच में चाहे वर्ड इक्वेशन हो चाहे तुम्हारी फॉर्मूले वाली इक्वेशन हो, तुम बीच में क्या लगाते हो? प्लस का साइन लगाते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड पे भी प्लस का साइन लगाते हो टू डिनोट कि भैया ये प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट भी बनाया, या इस रिएक्टेंट के साथ ये रिएक्टेंट भी था, ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस दूसरा क्या है एलिमेंट हमारा? ऑक्सीजन गैस, मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन
हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों ने मिलके क्या बनाया, एरो क्या डिनोट कर रहा है, रिएक्शन किस साइड पे हो रही है, तो रिएक्टेंट इस साइड पे है और ये रिएक्टेंट्स मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे तो उस साइड रहेगी हमारा एरो। हमेशा क्या होता है, एरो राइट साइड पे होता है, राइट। सो हमें यहां पे मिलेगी स्टीम, क्या मिलेगी, स्टीम। सो दिस इज वर्ड इक्वेशन। सिमिलरली मैग्नीशियम, कहां लिखूं मैं, मैग्नीशियम को अगर तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक्टिविटी भी तुम्हारी बुक में दे रखी है, हम शायद तुम्हें स्कूल में कराई भी होगी कि मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसे पकड़ते हैं, टोंग से पकड़ते हैं और उसे बर्नर के पास लेके जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उसके साथ मैग्नीशियम रिबन बर्नर पे जाके जब बर्न करते हो तो रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करता है तो एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है और एक व्हाइट शाइनी फ्लेम आती है जब मैग्नीशियम रिबन जलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो ऑब्जर्वेशंस बताओ, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो कौन सी दो ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन हो गई कि व्हाइट स्पार्कली फ्लेम दिखेगी तुम्हें, दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई कि एक व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, रिबन जलता रहेगा और नीचे व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। व्हाट इज दैट पाउडर बचा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। एक और क्वेश्चन आता है यहां से, क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हम केमिस्ट्री लैब में ये वाली रिएक्शन कैरी आउट कर रहे होते हैं तो पहले मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। सैंड पेपर क्या करता है ना कि ऊपर की एक आधी लेयर उड़ा देता है, तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत टाइम से अगर पड़ा हुआ है, अगर नया नया आया पैकेट तो बात अलग है, लेकिन बहुत टाइम से अगर केमिस्ट्री लैब में मैग्नीशियम रिबन पड़ा हुआ है तो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ उसने ऊपर एक लेयर बना ली होती है MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, नीचे अभी भी मैग्नीशियम रॉ फॉर्म में पड़ा होता है, लेकिन ऊपर वाली मतलब ये जो आसपास की लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाती है। तो जब हम सैंड पेपर रब करते हैं ना बच्चा इस पे, तो वो सारी की सारी लेयर हट जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली और हमें नीचे मिल जाता है प्योर मैग्नीशियम रिबन। सो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, तो वर्ड रिएक्शन समझ आ गया। जब हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं विदाउट यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, तो उसे तुम बोलते हो वर्ड रिएक्शन। दूसरा तरीका है जो सबसे ज्यादा यूज्ड तरीका है केमिस्ट्री में, जो तुम्हें सीखना है इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन विद फॉर्मूले। तो हर कंपाउंड का, हर एलिमेंट का एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले से जब तुम केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो उसे ये वाली रिएक्शन बोला जाता है। और इसके ना कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब भी तुम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हो, भाई ये हो गई केमिकल रिएक्शन, राइट, हो गई केमिकल रिएक्शन। इसमें तुम लेफ्ट साइड पे क्या लिखते हो, रिएक्टेंट्स लिखते हो। अब रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, पर तुम रिएक्टेंट्स लिखते हो, राइट। राइट हैंड साइड पे, एरो के राइट हैंड साइड पे तुम क्या लिखते हो, प्रोडक्ट्स लिखते हो। प्रोडक्ट भी सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। नाउ एरो क्या डिनोट करता है बच्चा, एरो डिनोट करता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किस डायरेक्शन में हो रही है भैया रिएक्शन। ऐसा तो नहीं है कि वाटर से हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल रही है, नहीं, तब एरो इस साइड होता अगर होती है ऐसी रिएक्शन तो। लेकिन एरो डिनोट करता है रिएक्शन की ये भैया ये वाला लेफ्ट साइड है, एरो के इधर वाला एंड लेफ्ट साइड है, एरो के उधर वाला एंड राइट साइड है, राइट। कुछ और भी चीजें होती है जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, तो और भी चीजें होती है, जैसे प्रेसिपिटेशन का साइन है, गैस एवोल्यूशन का साइन है, जो मैं बैलेंसिंग के बाद तुम्हें बताऊंगी। पर पहले बैलेंसिंग सीख लेते हैं। बैलेंसिंग क्या करना है, बैलेंसिंग होती क्या है भाई, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि नया प्रोडक्ट बनता है। तभी मैंने तुम्हें एक और बात बोली थी कि नया प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि एटम्स अलग से ऐड हो रहे हैं कहीं से मैजिकली, नहीं। जो ऑलरेडी रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनका कन्फिगरेशन चेंज हो रहा है और एक नई केमिकल कॉम्पोजिशन से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, यही होती है केमिकल रिएक्शन। अब इसमें रिएक्टेंट साइड पे जब हम डिनोट केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए एलिमेंट्स के, इसको बोला जाता है बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग वर्क करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नॉर डिस्ट्रॉयड। ऐसा नहीं है कि मास को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खुद से पैदा कर सकते हो, मास को बस तुम रीअरेंज कर रहे हो, राइट। केमिकल इक्वेशन में भी यही होता है। तो इसीलिए जब हम बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो हम ख्याल रखते हैं दो चीजों का। पहला, हम ये ख्याल रखते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे अभी जो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स थे, राइट। जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का टोटल मास जो तुम्हारा रिएक्टेंट साइड पे है, इट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास इन द प्रोडक्ट साइड, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट्स का मास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे सेम रहना चाहिए। तो इसीलिए जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम ये ख्याल रखते हैं कि हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स, जैसे ऑक्सीजन, जैसे अभी मैंने यहां पे लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेक्स H2O, राइट, मेक्स H2O। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, एलिमेंट हो गया हमारा हाइड्रोजन, उसके एटम्स कितने, 2 × 2 4, यहां पे कितने हैं 4। तो ये साइड पे और ये साइड पे एलिमेंट बीइंग हाइड्रोजन, एटम हो गए सेम। अब देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2। तो यही होती है बैलेंसिंग बच्चा, दैट वी हैव टू मेक श्योर कि एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट्स के साइड पे सेम हो। अब ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, पर बच्चे बड़े घबराते हैं, लेकिन अगर तुमने आज 5 मिनट इस वीडियो को देख लिया तो तुम्हें बैलेंसिंग बहुत अच्छी तरीके से आने वाली है। तो 5 मिनट बिल्कुल कॉपी पेन लेके खुद से बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर, ठीक है। अब मैं बता रही हूं इसके स्टेप्स, और यही स्टेप फॉलो करने, स्टेप को ऐसा नहीं है कि कोई बीच बीच में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल लेंगे हम, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, इसका मैं एग्जांपल लेने वाली हूं। सबसे पहले जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तुम्हें जो भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है उसके फॉर्मूले को क्लोज ब्रैकेट्स में बना दो। मतलब कि सोडियम Na और साथ में वाटर, सिंपल कौन सी गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस इवॉल्व होगी। यहां पे बनेगा NaOH और गैस निकलेगी हमारी H2। तो सबसे पहले बैलेंसिंग का रूल कहता है कि तुम्हें क्या बनाने हैं, ब्रैकेट्स बनाने। ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, सबके ऊपर क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया। अब सेकंड रूल कहता है कि चाहे रिएक्टेंट साइड पे चाहे प्रोडक्ट साइड पे कोई ऐसा कंपाउंड उठा लो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स जो है सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे क्या है, एक ही एटम दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं तुम्हें, हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं, अनबैलेंस में ही देखना है तुम्हें, हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 दिख रहा है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे सोडियम का 1 दिख रहा है, सोडियम आयन, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो सबसे ज्यादा एटम्स अभी हमें कहाँ दिखे, हमें H2O में दिखे। तो हम H2O से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। H2O कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के क्या है, 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे हो गए 2 और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 1, यहाँ पे क्या है 3 है। आया समझ, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के हैं 3 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसी से, यहाँ पे लगा देंगे 2। अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे अभी भी कितने हैं, यहाँ पे अभी भी कितने हैं 3, राइट, यहाँ पे है 3। पर जैसे ही हमने ये प्रोसेस किया वैसे ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, जैसे ही हमने बैलेंसिंग स्टार्ट की ऑक्सीजन के एटम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है अभी 1 ही। तो अब हमारा दूसरा स्टेप होगा कि हम यहाँ पे लगा देंगे 2, राइट। सो पहले स्टेप में हमने H2O से स्टार्ट किया और हमने लगाया 2H2O और उसके साथ ही हमें NaOH के साथ भी लगाना पड़ा 2। अभी देखो बैलेंस हो गया कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है, यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब हम दूसरा कोई एलिमेंट उठा लेंगे। दूसरा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, हाइड्रोजन के अलावा सोडियम एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसमें से कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो। लेट्स पिक सोडियम। यहाँ पे सोडियम क्या है, प्रोडक्ट साइड पे 2 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 एटम्स है उसके। यहाँ पे सोडियम के कितने एटम्स है, 2। तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो रिएक्शन कैसी दिखेगी, रिएक्शन दिखेगी 2 सोडियम के एटम और 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिएक्शन मेक 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2
गैस। अब देखो बैलेंस हो गई क्या, 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इज इट बैलेंस? लेट मी नो इन द कमेंट्स, डू यू थिंक दिस इज बैलेंस्ड? यस, एब्सोल्युटली। तो ये रिएक्शन हमारी इसी स्टेप पे बैलेंस हो गई थी। कई रिएक्शंस हैं जहां पे हमें आगे भी जाना पड़ता है, तीसरे एलिमेंट को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो डोंट यू वरी, जब तक रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर इक्वल नहीं हो रहा है, तब तक तुम्हें क्या करना है, उसे बैलेंस करते ही रहना है। स्टार्ट किससे करना है? उस कंपाउंड से स्टार्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा है। बस सिंपल सा प्रोसेस। अब जब ये बैलेंस हो गई तो हम लास्ट पे आते हैं, लास्ट एलिमेंट पे आते हैं। कहां गया? हाँ, अदर एलिमेंट्स भी बैलेंस करती है। हमारी रिएक्शन तो पहले बैलेंस हो गई थी, हमारी रिएक्शन बड़ी इजी थी। फाइनली अब हम देखेंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। वो भी हमने देख लिया कि नंबर ऑफ जो एटम्स थे वो दोनों साइड पे सेम थे। लास्ट होता है सिंबल लिखना। बच्चा सिंबल क्या बताता है? फिजिकल स्टेट बताता है, फिजिकल स्टेट बताता है। तो अभी हमारी रिएक्शन थी 2Na। तो Na किस फॉर्म में था? सोडियम किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉलिड। साथ में हमने इसे रिएक्ट कराया था वाटर के साथ। वाटर किस फॉर्म में होता है बच्चा? वाटर होता है तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल l। रिएक्शन कैरी आउट की, रिएक्शन से हमें मिला NaOH। क्या मिला? NaOH। और साथ में मिली हाइड्रोजन गैस। NaOH क्या होगा? जब वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन बनता है। बनता जब सॉल्यूशन बनता है किसी सॉलिड का, तो हम वहां पे L नहीं लगाते हैं एज अ सिंबल, हम वहां पे लगाते हैं AQ, यानी कि aqueous state। दिस इज कॉल्ड एज aqueous state। So this is the next part of the chapter, जहां पे मैं तुम्हें बताने वाली हूं कि बैलेंसिंग के इन रूल्स के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे मार्क्स कटवा सकती हैं। अगर एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आया है और तुमने सिर्फ नॉर्मल जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फोकस करके कर दी बैलेंस, लेकिन तुम इन चीजों को भूल गए, तो तुम्हें कभी भी उस केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। जब भी कोई प्रेसिपिटेट बनता है, क्या थी प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन? Any substance which is not soluble in the reaction solution and settles down at the test tube, at the base of the test tube, it is known as precipitate। जैसे बेरियम क्लोराइड के साथ हो रहा था, राइट? तो प्रेसिपिटेट को हम डिनोट करते हैं रिएक्शन में एरो डाउन से। कैसे डिनोट करते हैं? एरो डाउन। ऑन द अदर हैंड जो गैस होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो गैस को हम डिनोट करते हैं एरो अप से। तो यहाँ पे या तो तुम यहाँ पे स्मॉल g लगा सकते थे या फिर सिंपल अप एरो लगा सकते थे। सेम थिंग है, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेट, अगर सॉलिड है तुम्हारा मैटर तो वहां पे तुम स्मॉल s ब्रैकेट में लगा दोगे, लिक्विड है तो स्मॉल l लगा दोगे, गैस है तो स्मॉल g लगा दोगे या फिर ऐसा लगा दोगे, राइट? अगर इवॉल्व हो रही है गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो एरो अप लगता है, रिएक्टेंट साइड्स पे यूजुअली g लिखा जाता है। देन एक्वस है तो तुम स्मॉल aq लिख दोगे। सो दीज आर द स्टेट ऑफ द मैटर। देन कभी कभी कुछ रिएक्शंस की कंडीशन भी मेंशन करना जरूरी होता है। जैसे तुम बायो में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, तो फोटोसिंथेसिस की कंडीशन क्या होती है कि सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना ही होना चाहिए, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होगी, तो वो क्या होगी? कंडीशन होगी उस केमिकल रिएक्शन की। तो अगर है कोई पिक्यूलियर सी कंडीशन तो वो तुम्हें एरो पे, जो तुम केमिकल इक्वेशन का एरो बनाओगे उस पे तुम्हें मेंशन करना है। टेम्परेचर है तो वो मेंशन कर रहा है। अगर हीट इवॉल्व हो रही है भैया, अगर हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है रिएक्शन से, तो तुम प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखोगे, राइट? प्रोडक्ट साइड पे। अगर हीट चाहिए रिएक्शन को तो तुम रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखोगे, राइट? एब्जॉर्प्शन में रिएक्टेंट साइड पे हीट आएगा, प्रोडक्ट साइड पे आएगा जब हीट इवॉल्व होती है। देन प्रेशर, अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है तो प्रेशर भी मेंशन करना है। कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट डाला है तुमने अगर निकल डाल दिया है, क्रोमियम डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो तुम्हें वहां कैटलिस्ट भी मेंशन करना है। सो इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें इनका रट्टा लगाना ही पड़ता है। क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में जितनी केमिकल रिएक्शन तुम इस चैप्टर में पढ़ रहे हो या किसी भी चैप्टर में पढ़ रहे हो, वो तुम्हें करने को नहीं मिलती है। देखो लैब में जाके, लैब में तुम्हें एक आधी रिएक्शन मिलती है, प्रैक्टिकल्स में बाकी सबका तुम्हें रट्टा ही लगाना होता है। तो बाकी सारे तो बैलेंसिंग वगैरह तो समझ आ गई, लेकिन कैटलिस्ट वगैरह क्या होता है कि तुम्हें थोड़ा सा रट्टा लगाना ही पड़ता होता है, बिकॉज नंबर कट जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नाम से पता चल रहा है कि चीजें कंबाइन हो रही हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते
हो। यूजुअली, नॉट ऑल, बट यूजुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब कि उसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, राइट। सो क्विकलाइम विद वाटर इज द बेसिक एग्जांपल जो तुम्हारे घर के व्हाइट वॉश वगैरह में भी काम आता है। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है, पहले भी अभी पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ तुमने लिया वाटर बच्चा, तुम्हें मिल गया CaOH होल ट्वाइस। देख लो बैलेंस है, कैल्शियम का एक एटम, ऑक्सीजन के दो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का दो, हाइड्रोजन के दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के दो, ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। साथ में निकली बहुत सारी हीट, क्या निकली साथ में? बहुत सारी हीट। सो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शंस अपनी डेफिनेशन खुद बनाएंगे, रट्टा तो सब बच्चे लगाते हैं। द केमिकल लेवल सबके निकलेंगे। द केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि इवॉल्व हो रही है? इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व इज नोन एज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ना इसके कुछ और एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो पेपर में आते ही आते हैं। बर्निंग ऑफ द कोल इज वन एग्जाम्पल। कोल क्या होता है? कार्बन से बना हुआ होता है। जब उसे बर्न कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ उसका कंबशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। तो क्या बनाएगा वो? सिंपल बना लेगा भैया CO2। क्या बना लेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या था? सॉलिड फॉर्म में था। ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में थी। जल के क्या बना रहा है? कोयला CO2 बना रहा है जो गैसियस फॉर्म में है। तो स्टेट भी चेंज हो रहा है और केमिकल रिएक्शन तो हो ही रही है। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो हम कब से पढ़ रहे हैं। H2 लिया तुमने, O2 लिया तुमने और तुमने बना दिया H2O। क्या बना दिया? H2O। यहाँ पे भी स्टेट चेंज हो गई, ये भी गैस था, ये भी गैस था और यहाँ पे बन गया लिक्विड। कॉम्बिनेशन है ना, दो रिएक्टेंट्स ने एक प्रोडक्ट बनाया, दो रिएक्टेंट्स ने एक प्रोडक्ट बनाया। देन वी हैव बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन में भी क्या होता है? इट्स अ हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन भी होगा हाइड्रोजन भी होगा। वी रिप्रेजेंटेड विद दिस फॉर्मूला CH4। साथ में तुमने बर्न किया इसे, बर्न किसके साथ? किसके साथ हो रही है? बर्निंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। O2 क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं तो क्या बनाते हैं? CO2 तो बनाते ही बनाते हैं। साथ में तुम्हें मिल जाएगा वाटर। बैलेंस करना जरा इसे। कार्बन कितने हैं? एक। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। यहाँ पे 3 है। ओहो, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा दिया 2। अब कितने हो गए? कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लगा दिया। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था। हाइड्रोजन देख लो भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 4। हो गया बैलेंस जी। कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे एटम्स का नंबर इक्वल, हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। देन वेजिटेबल मैटर को जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो बहुत सारे छिलके होते हैं भैया, कोई कद्दू का छिलका होता है, कोई मूली का छिलका होता है और वो सारा मिलके क्या बन जाता है? कंपोस्ट बन जाता है। तो मतलब कि सारी की सारी अलग अलग वेजिटेबल का वेस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जाके प्रेशर में और टेम्परेचर में तुम बना लेता है कंपोस्ट, राइट। हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? सारे के सारे सेल्स में ऑलरेडी जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो डाइजेशन से आया है, जब वो हमारे फेफड़ों से ब्लड में गए हुए ऑक्सीजन से मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन से मिलता है, जब ग्लूकोज डाइजेशन से आया, ग्लूकोज रेस्पिरेशन से आया ऑक्सीजन, जब उनके साथ रिएक्शन होती है तो होती है तुम्हारी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? C6H12O6। साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ऑक्सीजन लिख दिया। बनेगा तुम्हारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करते हैं ना हम। साथ में बनेगा तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल और निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। यही एनर्जी तो चाहिए होती है, रेस्पिरेशन इसीलिए तो करते हैं हमारा रेस्पिरेशन। तो अगर नेचुरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाए पेपर में तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तुम्हें लिखनी है मुफ्त में डेफिनेशन और साथ में देके आनी है ये वाली रिएक्शन। बाकी सारी तो ह्यूमन मेड भी होती है, नेचुरल वाली ये भी होती है, बट ये भी एक्चुअली ह्यूमन ही कैरी आउट करते हैं। ह्यूमन ही तो कंपोस्ट बनाते हैं, कोई नेचर तो हमें कंपोस्ट बनाया तो देता नहीं है, राइट। सो रेस्पिरेशन याद रखना। देन वी हैव डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंप्लीटली उल्टा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे केमिकल रिएक्शन करके। डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट होता है सिंगल
और वो प्रोडक्ट्स बनाता है मल्टीपल। सो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट forms two or more than two, अब भाई कोई चीज टूट रही है तो दो पार्ट्स में तो टूटेगी, तो दो तो मिनिमम है, और मोर देन टू प्रोडक्ट्स वी कॉल इट डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, सिंपल सा लॉजिक, फिजिक्स का लॉजिक, अगर इस रिमोट को तोड़ना है, मैं तो नहीं तोड़ पाऊंगी, पर अगर इस रिमोट को तोड़ना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ना है, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के बॉन्ड को तोड़ना है और एक सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो कोई तो फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी फोर्स को तुम बोलते हो एनर्जी अप्लाइड। इसीलिए मोस्टली डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक होती है, मतलब कि उनमें एनर्जी की जरूरत होती है रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने की। इसीलिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जब तुम हीट एज एन एनर्जी को यूज करते हो तो उसे बोला जाता है बच्चा थर्मल डीकॉम्पोजिशन। जब तुम, और इसीलिए तब उसे एंडोथर्मिक भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन सिर्फ हीट से कैरी आउट नहीं हो सकती, वो और भी चीजें यूटिलाइज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कौन से केमिकल चेंज की बात करें। कभी कभी फोटोलिसिस का मतलब लाइट और मोस्टली सनलाइट, ऑल्सो इलेक्ट्रोलिसिस जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है। ये तीनों ही क्या है, हीट बोलो, लाइट बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, दे आर ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, राइट। बट इवेंचुअली ये क्या करते हैं कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं ताकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सके। फॉर एग्जांपल अगर थर्मल का एग्जांपल लें तो हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चा FeSO4। हम हीट लगा रहे हैं तो एरो पे हीट लिखूंगी, बिल्कुल लिखूंगी, यहां पे मैं लिखूंगी हीट। क्या होगा प्रोडक्ट साइड पे, क्या आएगा, ये ब्रेक करेगा, FeSO4 ब्रेक करेगा, सबसे पहले बनेगा Fe2O3 और क्या बनेगा, SO4 क्या बनाएगा, SO2, कुछ और बनेगा, एक और चीज बनेगी SO3। तो सोडियम ट्राइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, तीन हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहां पे विद वन रिएक्टेंट आफ्टर अप्लाइंग हीट एंड कैरी आउट द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस करिए जरा, लेट्स बैलेंस। आयरन यहाँ पे कितना है, एक, यहाँ पे कितना है, दो। सबसे पहले तो यहाँ पे दो लगा देंगे। अब आयरन कितना हो गया, दो, वहां पे भी हो गया दो, आयरन हो गया बैलेंस। SO4 को देखना जरा, सल्फर को देखो, सल्फर यहाँ पे कितना है, दो सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर, दो सल्फर हो गए। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 दूना 8 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पे कितने, तीन और दो 5, 5 और 3 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो सारे के सारे हमारे एटम्स एलिमेंट्स के बैलेंस हो गए। नेक्स्ट इज, और भी है क्या, हाँ, थर्मल कॉम्पोजिशन के और हैं। जब तुम हीट प्रोवाइड करते हो CaCO3 को, अच्छा ये व्हाइट वॉश वाला मैंने बताया नहीं ना, व्हाइट वॉश में क्या होता है, हम क्विक लाइम को पानी डालते हैं तो स्लेक्ट लाइम बन जाता है। स्लेक्ट लाइम का जो हीट निकलती है, फिर हम उसे क्या करते हैं, पुताई करते हैं। पेंट से पहले हम स्लेक्ट लाइम का जो ब्रश मारते हैं ना, पेंट से पहले तुमने घर बनते हुए देखा होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज स्लेक्ड लाइम। क्यों मारते हैं और उसे छोड़ देते हैं, हम तुरंत पेंट नहीं करते। जैसे मान लो हमने दीवार ली, दीवार पे हमने स्लेक्ड लाइम का घोल लगाया, लेकिन हमने ऐसा नहीं कि तुरंत उस पर पेंट मार दिया, डिस्टेम्पर मार दिया, नहीं, उसे एक आधा दिन छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो स्लेक्ड लाइम है बच्चा, ये जो स्लेक्ड लाइम है, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या बनाता है, CaCO3। और क्या बनाएगा, H2O। वॉल पे लगाया CaOH होल्टोइड स्लेक्ट लाइम, लेकिन उसने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर CaCO3 की लेयर बना ली, पतली सी व्हाइट शाइनी लेयर। जब हम इसके ऊपर पेंट लगाते हैं तो उसमें एक अलग ही ग्लो आता है। दिस इज व्हाई इट इज डन। बट एनीवे, अभी हम चलते हैं, हम इसी प्रोसेस पे आते हैं। तो इसी CaCO3 की बात हो रही थी, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो रिएक्शन बता दी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम थर्मल डिकॉम्पोजिशन कराते हो, मतलब इसके ऊपर लगाते हो हीट कई सारी, तो तुम्हें मिलता है CaO quicklime plus CO2. Then we have lead nitrate. Lead nitrate का फॉर्मूला, lead is denoted by Pb, nitrate NO3 whole twice. lead nitrate हमने लगाई इस पे हीट, क्या मिलेगा, यहां पे देख लो, इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले लो यार। लेड ऑक्साइड मिलेगा सबसे पहले तो, Pb
O, साथ में तुम्हें मिलेगा NO2 और साथ में तुम्हें मिलेगा O2। बैलेंस कर लो, डिफिकल्ट है बैलेंसिंग इसकी, पर कर लोगे, रूल्स तो सेम ही रहते हैं। लेड कितना है यहाँ पे? 1, यहाँ पे कितना है? 1। चलो जी, नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2। यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन का? 1, तो यहाँ पे 2 तो लगाना पड़ेगा पहले। अब नाइट्रोजन के कितने हो गए? 2। नाइट्रोजन हो गया बैलेंस, लेड ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन पे देखना जरा, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे कितना है? 1 और 2 3, 3 और 2 5, और नहीं 4, सॉरी 2 × 2 हो गया ना, 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के। यहाँ पे कितने हैं भाई? 6 है, 2 तो लगाना ही पड़ेगा मिनिमम, मिनिमम 2 तो लगाएंगे। अब कितने हो गए ऑक्सीजन के? 2 3 6, और यहाँ पे 2 लगा हुआ है 12। अब यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे तो अभी भी उतने ही हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7। अगर हम यहाँ पे 4 लगा दें, अब कितने हो गए? 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, राइट। यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, अब कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 12 हो गए। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने थे? 12। लेकिन यहाँ पे 2 लगाने के बाद हमारा लेड कितने हो गए थे? 2। यहाँ पे भी लेड कितना है? 2। चलो लेड भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था? नाइट्रोजन था आपका 2 और 2 4, यहाँ पे कितना था? 4, तो यहाँ पे 4 लगाते ही हो गया बैलेंस। तो थोड़ा सा ऐसा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। ऑब्वियसली जब तुम स्टार्ट करोगे यहाँ पे लगाओगे पहले 2, लेकिन फिर तुम देखोगे कि अभी भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो नहीं हो रहा है, एंड देन यू विल रीच टू योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा तरीका है रट्टा मारना, रट्टा मारोगे पेपर तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो बैलेंसिंग सीख लो अच्छे से, चाहे डिफिकल्ट है चाहे इजी है, और तुम्हारा हो जाएगा सॉर्ट। नाउ लेट्स कम टू फोटोलिसिस। फोटोलिसिस इज अ काइंड ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सनलाइट से या किसी भी फॉर्म ऑफ लाइट से। अब इसमें एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स है, दोनों सिल्वर से रिलेटेड है, ब्रोमाइड का और एक है सिल्वर क्लोराइड का, AgBr एंड AgCl। दोनों ही रिएक्शन को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में कैरी आउट करते हैं तो एरो पे हमें सनलाइट लिखना पड़ेगा, तो हमें मिलता है Ag, सिल्वर मेटल अलग हो जाता है, और साथ में मिलती है ब्रोमीन गैस। यहां पे मिलता है Ag और साथ में मिलती है क्लोरीन गैस, राइट। और ये वाली जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे सॉल्ट, राइट। अब यहां पे सिल्वर ब्रोमीन का कलर जो होता है बच्चा वो होता है व्हाइट। एक और चीज आपको नोट करनी है कि सिल्वर का कलर होता है आपका सिल्वर। सिमिलरली AgCl का क्या कलर होता है? यहां पे तो चलो सिल्वर ही आएगा, लेकिन सिल्वर क्लोराइड का क्या कलर होता है ये भी जरा मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। बीच बीच में मैं क्वेश्चन दे रही हूं ताकि तुम स्किप ना करो अपने फेवरेट पार्ट पे, ठीक है। सारे आंसर मुझे पता होने चाहिए। फोटोलिसिस की दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 रिएक्शन 3 नंबर दे जाती हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या रिएक्शन होती है, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम बाहर रख देते हैं सनलाइट में तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो रिएक्शन कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती, लेकिन तुम्हें अगर रिएक्शन आती है तो तुम आंसर लिख सकते हो। अच्छा, जब ऐसी क्वेश्चन आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड को बाहर रखते हैं तो कलर क्यों चेंज हो जाता है, तो सिर्फ अगर तुम ये वर्ड इक्वेशन केमिकल फॉर्मूले वाली इक्वेशन लिख के आ जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। साथ में तुम्हें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी होती है। जो भी तुमने यहाँ रिएक्शन लिखी है वो तुम्हें रिएक्शन वर्ड्स में भी मेंटेन करनी है कि भैया जब हम बाहर रखते हैं तो वो सनलाइट से रिएक्ट करता है, सनलाइट से रिएक्ट करता है तो फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस होता है तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 1 इज सिल्वर मेटल एंड 1 इज ब्रोमीन गैस। ये भी लिख के आना है वरना नहीं मिलेंगे 3 में से 3 नंबर, ठीक है। चलो, लास्ट डीकंपोजिशन इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, H2O का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यहां पे लिखते हैं एरो पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, तो हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, राइट। सिमिलरली अगर सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस होगा NaCl, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम मेटल और साथ में मिलेगा क्लोरीन गैस। आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कई बच्चों को इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी चैप्टर की, देख के पता चल जाएगा। कई बच्चों को शायद रिएक्शन लिख के देखनी पड़े, लेकिन अपना आंसर मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्लास के में मैं टॉप 3 बच्चों का नाम लूंगी। नेक्स्ट इज
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम ही बता रहा है कि किसी चीज की प्लेसमेंट जो है चेंज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल भी नहीं, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसे तुम बोलते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहला, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करो, जिंक को कॉपर सल्फेट। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज पता है ना? नहीं पता तो कमेंट्स में रिएक्टिविटी सीरीज का हैक है, पिंड कमेंट में देख लेना, ठीक है। सो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो तुम्हें क्या मिलेगा? जिंक क्या कर देगा? कॉपर को उसी के सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा एंड यू विल गेट जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन किसकी कराएं? आयरन की विद कॉपर सल्फेट। यस, आयरन भी क्या है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो भी क्या करेगा? जिंक की तरह कॉपर के सल्फेट से कॉपर को ही डिस्प्लेस कर देगा। तुम्हें मिल जाएगा FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट और साथ में तुम्हारा कॉपर जो है निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है विच इज ऑफ लेड, कलर चेंज कर देती हूं, लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2, राइट? क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्लोराइड के साथ लग जाएगा आपका लेड और बना लेगा लेड क्लोराइड और आपका कॉपर यहां से निकल जाएगा। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। ये भी जो है व्हाइट पीपीटी की तरह नीचे सेटल हो जाता है। दिस इज ऑल्सो व्हाइट इन कलर। हट जाती हूं, ले लो। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा और एक स्टेप ऊपर होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ आयंस या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो डिफरेंट आयंस या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स में से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। ध्यान से सुनना, कुछ ग्रुप ऑफ एटम या कुछ आयंस रिएक्टेंट साइड में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स में से एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है BaCl2, तो हमें क्या मिलता है? डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। ये इसके साथ चला जाएगा, ये जो है इसके साथ चला जाएगा, तो हमें मिलेगा NaCl और साथ में मिलेगा बेरियम सल्फेट। देखना जरा, रिएक्शन है, यहां पे क्लोरीन 1 है, यहां पे क्लोरीन 2 है, यहां पे SO4 जो है, सल्फर जो है 1 है, यहां पे सल्फर जो है 1 ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कितने हैं? 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 4 है, सोडियम 2 है और क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। दिस इज योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल एनसीईआरटी का, सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम ब्रोमाइड, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विद सोडियम ब्रोमाइड NaBr, क्या होगा? Ag मिल जाएगा, ब्रोमीन के साथ बना लेगा सिल्वर ब्रोमाइड, जिसकी अभी हमने पीछे व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी की रिएक्शन की थी, और सोडियम NaNO3 के साथ चला जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है तो येलो सब्सटेंस बनता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो NaNO3 येलो नहीं होता बच्चा, AgBr जो है वो येलो इन कलर होता है। क्या होता है? येलो इन कलर। अच्छा, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ना तुम्हें। हाँ, तो ये व्हाइट नहीं होता है, ये येलो होता है। येलो से बनता है सिल्वर, AgCl व्हाइट होता है और व्हाइट से बनता है सिल्वर। छोटा सा चेंज, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट आया समझ? सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट से आते हैं या तो रिडॉक्स रिएक्शन से आते हैं, तो इन दोनों पे खासा तुम्हें ध्यान देना है। अब चलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की 2 डेफिनेशन होती है। या फिर हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, दोनों में से
दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसे तुम ऑक्सीडेशन ही बोलोगे। और जिस सब्सटेंस की वजह से, जिस कंपाउंड की वजह से किसी और कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है, मतलब कि ध्यान से सुनो, जिस कंपाउंड की वजह से या जिस एलिमेंट की वजह से, बेसिकली जिस सब्सटेंस की वजह से किसी और सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन हो पा रही है, उसे तुम बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर लिया तुमने, उसकी कराई, उसको O2 के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ ऑक्सीडेशन कराया, या फिर तुम बोलो कंबशन कराया, तुम्हें मिला कॉपर ऑक्साइड। क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड, राइट। यहां पे कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और किसकी वजह से हुआ ऑक्सीडाइज? O2 की वजह से। तो O2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की कराई तुमने कंबशन या ऑक्सीडेशन, जो बोलना है बोलो, तुम्हें मिला H2O और साथ में सल्फर आ गया बाहर, सल्फर आ गया बाहर। बैलेंसिंग देख लो, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी लगा दिया हमने दो, यहाँ पे दो लगाया तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने का, और यहाँ पे भी दो लगाना पड़ेगा क्योंकि सल्फर फिर दो होंगे। सो 2 2 2, यस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर निकल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दिस इज बीइंग ऑक्सीडाइज। इसमें क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, राइट। सो दिस इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन इज when either the hydrogen is being reduced or oxygen is being added, or oxygen is being added। अगर दूसरे तरीके से देखो तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर के टर्म्स में देखो तो सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, अब सल्फर के पास जो है हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर सल्फर के टर्म्स में तुम देखोगे तो सल्फर इज बीइंग ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इज व्हेन either oxygen is being reduced, या तो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को निकाल लो, पूरा नहीं भी निकालोगे, अगर एटम्स का नंबर रिड्यूस हो रहा है तो भी रिडक्शन है, राइट। या तो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ईदर ऑफ द टू, या फिर हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड। एग्जाम्पल, सोडियम मेटल लिया तुमने और उसे रिएक्ट कराया हाइड्रोजन गैस के साथ, तुम्हें क्या मिला? NaH। What is NaH? Sodium hydroxide? No, sodium hydroxide is NaOH. This is sodium hydride, sodium hydride बच्चा, राइट। बैलेंसिंग देख लो, H2 यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो लगेगा, फिर यहाँ पे सोडियम दो हो गए तो यहाँ पे दो लग गया, सोडियम दो दो, हाइड्रोजन दो दो, ठीक है, बैलेंस हो गया। दिस इज अ टिपिकल रिडक्शन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम में हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन सोडियम में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो इट इज रिडक्शन रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है, ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच oxidation and reduction occurs simultaneously, एक ही टाइम पे दोनों हो रही है, राइट। तो इसमें ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लिया जाता है। बिल्कुल घबराना नहीं है, जिस सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस सब्सटेंस की वजह से रिडक्शन हो रहा है दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला कॉपर और हमें मिला वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन था रिएक्टेंट साइड पे, क्योंकि कॉपर का ऑक्साइड था, यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो कॉपर का क्या हो रहा है बच्चा? कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है, तो ऑक्सीजन जाता है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑन द अदर हैंड, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन के पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, तो इसे क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, राइट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें से, तो रिडक्शन हो किसके साथ रही है? कॉपर ऑक्साइड के साथ। लेकिन किसकी वजह से हो रही है रिडक्शन? किसने ले लिया उससे ये
ऑक्सीजन ताकि उसका रिडक्शन हो सके? हाइड्रोजन ने, राइट? तो H2 वुड बी दी रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है हाइड्रोजन गैस की, यहाँ पे हाइड्रोजन में हो रहा है ऑक्सीजन ऐड, लेकिन ये ऑक्सीजन आया कहां से? ये ऑक्सीजन आया कॉपर ऑक्साइड से। तो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। नाउ सेकंड, Mn2O, मैंगनीज ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बना रहा है? मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहां पे क्या है? इसका ऑक्साइड है मैंगनीज का, यहां पे क्या मिल रहा है? इसका क्लोराइड मिल रहा है। ऑक्सीजन इससे गायब हो गया, तो इसकी क्या हो रही है बच्चा? रिडक्शन। क्या हो रही है? ऑक्सीजन गायब हो गया भाई बेचारे का, क्या हो रही है इसकी? रिडक्शन। किसकी वजह से इसका ऑक्सीजन गायब हुआ? कौन ले गया इसका ऑक्सीजन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले गया भैया इसका ऑक्सीजन। तो दिस वुड बी योर रिड्यूसिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड HCl में कहीं पे नहीं था भाई, हाइड्रोजन में यहाँ पे क्लोरीन के साथ दोस्ती बनाए बैठा था, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की कमी लग रही थी, पर वो बेचारा क्या करे? अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ये ऑक्सीजन आया कहां से? ये ऑक्सीजन आया मैंगनीज ऑक्साइड से। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ऑक्सीडेशन हुआ किसका? इसका। दिस इज योर ऑक्सीडेशन, राइट? तो सिंपल है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेगा उसे तुम बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो करेगा आपका रिडक्शन कैरी आउट कराएगा उसे बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट। सो दीज आर योर रिडॉक्स रिएक्शन। जितनी प्रैक्टिस करोगे रिडॉक्स रिएक्शन की उतना अच्छा रहेगा। लास्ट टॉपिक इज कोरोजन बच्चा। व्हाट इज कोरोजन? क्या होता है कि ओवर द ईयर्स स्पेशली मेटल्स का डिटोरेशन होता रहता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं ग्रेजुअल डिटोरेशन ऑफ एन एलिमेंट, स्पेशली इसमें मेटल्स आते हैं, मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव्स होते हैं, तो स्पेशली मेटल्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ड्यू टू देयर रिएक्शन विद केमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली, या तो ऑक्सीजन के साथ करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, या वाटर के साथ करते हैं, एक्सेट्रा। मॉइस्चर, हीट, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? कोरोजन हो जाती है, उसे कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन जब स्पेसिफिकली आयरन में होती सिल्वर में भी है, आपकी कॉपर में भी है, आयरन में भी है, बहुत सारे मेटल्स में होती है, ठीक है? गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स में नहीं होती, बिकॉज दे वेरी वेरी लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। फिर से बोल रही हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज का हैक और रिएक्टिविटी सीरीज कॉमन्स में पिन डाउन है, प्लीज उसे देख लेना। बट एनीवे, जब आयरन में कोरोजन होता है तो स्पेसिफिकली उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि आयरन के हम बार बार घरों में जो आयरन का सामान होता है, जैसे कूलर का जो स्टैंड होता है, उसको हम पेंट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेंट उतरता है ना, पेंट क्या करता है कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर का कांटेक्ट आयरन से रोक के रखता है। लेकिन जब हम पेंट उससे उतर जाता है तो आयरन आ जाता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, और तब हो जाती है रस्टिंग, कोरोजन ऑफ द आयरन। आयरन कैरी आउट करता है और बना लेता है रस्ट। अब ये आयरन नहीं रहा, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, ये बन गया बच्चा रस्ट, राइट? और रस्ट जो है आयरन से कम स्ट्रेंथ रखता है, और धीरे धीरे जो आपका आयरन वाला आइटम होता है, जैसे कि कूलर का स्टैंड, वो धीरे धीरे चूरा चूरा बन के डिटोरेट होता रहता है। इसलिए हम बार बार पेंट करते हैं। दूसरा तरीका होता है उसके अलॉयज बना लेना। कभी कभी आप बर्तन देखते हो, लोहे के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर एक स्टील की लेयर चढ़ी हुई होती है। लोहे का ही बर्तन होगा, ऊपर स्टील की लेयर होगी। स्टील क्या है? आयरन का अलॉय है, राइट? आयरन में निकल वगैरह ऐड करके हम क्या कर देते हैं? उसकी कोरोसिव प्रॉपर्टी को रोक देते हैं। तो अलॉयज बनाने का सबसे मेन रीजन ही यही होता है, ताकि हम कोरोसिव प्रॉपर्टी मेटल की बचा पाए। नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर का जब कोरोजन होता है, देखो रस्ट तो ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, टू बी ऑनेस्ट कलर ही रस्ट बोलते हैं इसे। बट कॉपर जब ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, कॉपर जब कोरोड होता है तो वो ग्रीन कलर का कोरोजन बनाता है, ग्रीन कलर का कोरोडेड प्रोडक्ट बनाता है। कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बना लेता है आपका इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका कलर होता है ग्रीन। तो आपने देखा होगा कि घर में जो कॉपर के बर्तन होते हैं उसे नींबू से हम मांजते हैं, चाहे मूर्तियां हो चाहे बर्तन हो, हम उसे नींबू से, किसी एसिड से हम जो है उसे साफ करते रहते हैं। क्यों? ताकि अगर जो ये बेसिक लेयर बनी है ऊपर,
वो भी थोड़ी थोड़ी हट जाए और नीचे का जो शाइनी कॉपर है वो हमें दिखने लगे, हमारी मूर्तियों का कलर जो एक तरीके से बरकरार रहे। सो वो ग्रीन तरीके का जो होता है कॉपर के मटेरियल के ऊपर जो डिपोजिशन होती है, दैट इज नॉट फंगस बच्चा, दैट इज एक्चुअली कोरोडेड कॉपर, तभी हम उसे साफ करते हैं। सो सिमिलरली आयरन का भी होता है, सॉरी आयरन का तो हो गया, सिल्वर का भी होता है। तो सिल्वर वाली रिएक्शन भी आपको मुझे कमेंट्स में बतानी है। सो मैंने बहुत सारे होमवर्क दे दिए हैं, सारे होमवर्क कंप्लीट करने हैं। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी आ रहा है एमसीक्यू, वो भी करना है, लेकिन लास्ट टॉपिक के बाद। लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। रैन का मतलब गंदा, एसिडिटी का मतलब गंदा गंदा एसिड बन रहा है। तो रैंसिडिटी का क्या मतलब है? खाने में प्रेजेंट जो तेल होता है या ऑयल, किसी भी तरीके का फैट होता है, बटर है, घी है, ऑयल है, व्हाटएवर यू हैव मेड द फूड इन, स्पेशली डीप फ्राइड आइटम्स ज्यादा खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा फैट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर जब खुले में रख देते हैं ये फ्राइड आइटम्स, तो इनका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाता है। अगेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्शन हो जाता है। मॉइस्चर से तो क्या होता है, इनका क्रंच खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन से क्या होता है, इनका जब ऑक्सीडेशन होता है खाने में प्रेजेंट ऑयल का या फैट का, तो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होती है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, खाने की जो ओरिजिनल केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, और खाना सड़ने लगता है। राइट, खाना सड़ने लगता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो कैसे पता चलेगा कि खाना सड़ रहा है भाई? उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। जैसे बाहर तुम रखोगे बनाना को, बनाना क्या हो जाएगा? पिलपिला हो जाएगा, टेक्सचर चेंज हो जाता है। खाने में फाउल स्मेल आ जाती है, बदबू आने लगती है, फाउल टेस्ट भी आने लगता है। भाई टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए, अगर लग रहा है खराब है तो मतलब खराब है, टेस्ट करके क्यों पेट खराब करना? क्योंकि डेंजर क्या होता है कि अगर रैंसिड फूड खाते रहेंगे हम, तो हमें स्टमक एक हो जाएगा। सबसे पहले तो हमारा पेट दर्द करना शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर पेट में इन्फेक्शन हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। सिवियर केसेस में फूड पॉइजनिंग हो सकती है भैया, हमें एडमिट होना पड़ सकता है। राइट, तो हमें सड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर खाने को बचाना है सड़ने से, तो हम 4 इजी तरीके कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रिज यूज करो। घर में फ्रिज क्यों होते हैं? क्योंकि खाना खराब ना हो। कभी कभी आपने सुना होगा मम्मी या पापा बहुत गाली दे रहे होते हैं कि अरे तेरे को बोला था कल रात को कि ये सब्जी फ्रिज में रख दी हो, तूने नहीं रखी, देख खराब हो गई। वाई? बिकॉज फ्रिज में होता है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट होता है तो मॉइस्चर की भी कमी होती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है तो हीट की कमी होती है। कई बार जो है रिएक्शंस हीट की वजह से स्पीड अप होती है, तो हीट भी कम है, ऑक्सीजन का सप्लाई भी नहीं है, और टेम्परेचर भी लो है, तो वहां पे खाना रहता है, शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में रखोगे तो सड़ेगा नहीं, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। अगर 2 दिन में सड़ना है यूजुअली, तो कम से कम 1 हफ्ते में सड़ेगा। राइट, तो फ्रिज इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर से क्या होगा? अगेन मॉइस्चर और ऑक्सीजन की सप्लाई आप खाने के साथ कम कर दोगे या कट ऑफ कर दोगे, तो उससे क्या होगा? खाने का टेक्सचर भी सेम रहेगा, क्रंच, अगर मान लो चिप्स रखे हैं तुमने एयर टाइट कंटेनर में तो क्रंची भी रहेंगे, और साथ में उनकी रैंसिडिटी भी नहीं होगी। देन नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव्स डालो, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स डालो। तुमने देखा होगा घर में अचार बनते हुए देखा होगा, या बाहर से मार्केट से अचार लाए होगे, उसमें खूब सारा तेल होता है अचार में, और खूब सारा नमक होता है। नमक जो है एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ होता है, और जो तेल है वो खाने का, क्योंकि ऑयल में हवा घुसती नहीं है, ऑयल में वाटर मतलब सोल्यूबल नहीं होता है, वाटर और ऑयल हमेशा सेपरेट रहते हैं। तो अचार को तेल और नमक में रखने का या बनाने का तरीका इसीलिए होता है ताकि हम ऑक्सीजन का सप्लाई भी उससे कट ऑफ कर सके, और साथ में उसमें सॉल्ट की वजह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आए और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ सके। तो सबसे इजी तरीका होता है खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का कि उसमें किसी ना किसी तरीके का प्रेजर्वेटिव डाल दो या एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। और बाकी जो हमारे चिप्स आते हैं, लेस, कुरकुरे, ये जो तुम मार्केट से चिप लेते हो, इसमें बहुत सारी हवा भरी होती है। दैट हवा इज व्हाट? नाइट्रोजन बच्चा, क्योंकि जब हम उसे नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं तो वो भी रैंसिडिटी से बचाता है। तो 4 तरीके हैं अपने खाने को बचाने के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खराब नहीं होगा। अगर तुमने चिप्स के पैकेट पे भी देखा हो तो एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है। ये प्रेजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ना कि इसलिए कि खाना कभी खराब ना हो। खाना है भाई, बायोडिग्रेडेबल आइटम है, खराब तो होएगा ही। राइट, सो लास्ट होमवर्क क्वेश्चन इज दिस बच्चा,
आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम था शुभम पाठक एंड अभी मेरा गला दुखने लग गया है। सो रात के बज रहे हैं 12:30। सो आई नीड टू स्लीप नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो या तो एक स्माइली बना देना कॉमेंट्स में, या फिर एक थम्स अप दे देना, सो दैट आई गेट टू नो दैट माई एफर्ट्स आर बीइंग अप्रिशिएटेड। कूल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।